वर्ल्ड वार II इंसानों के इतिहास में सबसे खूंखार वार रही है। कितने ही बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गए पूरे तरीके से। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन। आज के दिन ऑलमोस्ट सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को ट्रेस बैक किया जा सकता है इस एक वॉर से। वर्ल्ड वार II के छोटे मोटे किस्से तो आपने कहीं भी सुने होंगे या पढ़े होंगे, लेकिन आज के वीडियो में आइए इसे गहराई से समझते हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये है वर्ल्ड वार II की पूरी कहानी। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से। ये वो साल था जिस साल वर्ल्ड वार I ख़त्म हुई और एक फेमस पीस ट्रीटी साइन करी गई जिसे कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इस ट्रीटी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्लॉज था, आर्टिकल 231, जिसमें लिखा गया कि वर्ल्ड वार I में जितना भी नुकसान हुआ था उस सारे नुकसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी देश की थी। इस क्लोज को वॉर गिल्ड क्लोज भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली कह रहे थे कि ये वॉर जिन भी देशों के बीच में हुई हो, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की है। असल में फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि जर्मनी एक भारी कॉस्ट पे करे इस वॉर को हारने की, और वो अपने सारे नुकसान की भरपाई जर्मनी से ही करना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन भरने को कहा गया, बाकी और देशों को। ये आज के पैसों में $270 बिलियन होता है। ये इतना सारा पैसा होता है कि यकीन नहीं करोगे, साल 2010 में जाके जर्मनी ने आखिरी पेमेंट करी थी इस पैसे की। ऑलमोस्ट 100 साल का समय लग गया। और आप सोचोगे कि ये पैसे आते कहाँ से हैं? ऑब्वियसली देश से आते हैं, जनता से आते हैं। इस पैसे की पहली पेमेंट करी जाती है जर्मनी के द्वारा साल 1921 में, और फौरन बाद जर्मनी में भयंकर तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। जर्मनी की करेंसी उस वक्त थी जर्मन मार्क। इतनी तेजी से ये डीवैल्यू होती है कि आप यकीन नहीं करोगे। साल 1922 में बर्लिन में एक ब्रेड के पैकेज की कॉस्ट थी 160 मार्क्स। अगले साल 1923 में इसी ब्रेड के पैकेज की कॉस्ट होती है 200 बिलियन मार्क्स। जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। ऐसे हालातों में हमारी कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषणों के द्वारा जनता को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छे से जानता था। साल 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मन सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है, कूप करके। हालांकि यह अटेम्प्ट फेल रहता है, लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में और बढ़ जाती है। इसी वजह से लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जर्मनी को जो एम्ब्रेसमेंट सहनी पड़ रही है, जर्मनी की जो ये इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, ये देश में रह रहे एंटी नेशनल एलिमेंट्स की वजह से हुई है। लोग बहुत परेशान थे, लोगों को बहकाना आसान था। हिटलर कहता है कि जो देश में जीयूस और सोशलिस्ट रहने लग रहे हैं, गलती इनकी है। इनकी वजह से जर्मनी का नाम बदनाम हुआ है। अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को खरीदा जाता है, भड़काऊ भाषण देखने को मिलते हैं। साल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। 1933 में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं,
जर्मनी में ढेरों लोग बेघर हो गए, बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। नतीजा ये साल 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है। अपने हाथों फुल कंट्रोल लेने के बाद हिटलर अपने जर्मन एम्पायर के सपने को पूरा करने निकल पड़ता है। एक जर्मन राइश एक ऐसा राज्य जो रेशली प्योर होगा, सिर्फ आर्यन रेस के लोग यहाँ पर रहेंगे। जियूस और सेल्विक्स लोगों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। लोगों के अंदर नफरत खोलने के लिए एक जियोडो बोल्शेविज्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी साल 1917 में, वो एक्चुअली में जियूस ने करवाई थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन की फॉर्मेशन हुई साल 1935 में। बाकी दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के पास अपनी एक एयरफोर्स है। आप पूछोगे ये कौन सी बड़ी बात है, हर देश के पास अपनी एक एयरफोर्स होती है। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में ये कंडीशन लिखी गई थी कि जर्मनी के पास अपनी कोई मिलिट्री नहीं हो सकती। ये एक बड़े ही ओपन तरीके से हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को वायलेट कर रहा था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रिटेन में कई लोगों को लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में लिखा गया था वो जर्मनी के लिए बहुत अनफेयर था। हम इतना ज़्यादा पैसा उनसे चार्ज कर रहे हैं, देखो उनके देश की क्या हालत हो गई है इसकी वजह से। और फिर ये भी लिखा गया है कि देश की अपनी मिलिट्री भी नहीं हो सकती, इतना नहीं करना चाहिए हमें। जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन करता है। इसके तहत फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि हिटलर के पास अधिकार है कि वो अपनी नेवी बना सके, जर्मनी की अपनी खुद की एक नेवी हो सके। लेकिन जर्मनी की बढ़ती मिलिटराइजेशन देखकर फ्रांस चौकन्ना हो जाता है। फ्रांस अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर एक 450 किलोमीटर लंबी फोर्टिफिकेशन खड़ी करता है। इसे नाम दिया जाता है द मैग्नेट लाइन। साल 1938 हिटलर को जब लगता है कि उसकी मिलिट्री प्रिपेयर्ड हो चुकी है, वो अपनी पहली नज़र डालता है बगल के देश ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रिया का देश हिटलर के लिए मस्ट हैव देश था। वो चाहता था कि सारे जर्मनी स्पीकिंग देश एक ही देश बनकर रहें। असली मकसद यहाँ पर सिर्फ यही नहीं था कि और देशों पर कब्जा किया जाए अपनी प्राइड के लिए, बल्कि ये भी था कि बाकी देशों के रिसोर्सेज यूज़ किए जाएं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। जिन लोगों को हिटलर रेशली सुपीरियर मानता था, अपने आयरन रेस के लोग, उन्हें वो लेबेनसरम राउट देना चाहता था, लिविंग स्पेस देना चाहता था ताकि वो लोग खुलकर रह सकें। फरवरी 1938 में हिटलर ऑस्टिन चांसलर कर्ट शूशनिक से मिलता है। ज़बरदस्ती करके एक एग्रीमेंट साइन करवाई जाती है। इस एग्रीमेंट के तहत हिटलर प्रोनाजी लोगों को ऑस्ट्रियन सरकार पर जगह देता है। ऑस्ट्रियन सरकार को इनफिल्ट्रेटेड किया जाता है अपने बंदे अपॉइंट करके। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हैंस फिशबॉक, इन्हें नया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाना था ऑस्ट्रिया का। ये एक नाजी थे और बाकी सारे जेल में रखे गए। नाजी को ये जेल से रिहा करते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं। ऑस्ट्रियन चांसलर को लगता है अगर हमें सही में इन्फिल्ट्रेशन को रोकना होगा तो क्यों ना जनता से ही पूछ लिया जाए क्या ऑस्ट्रिया इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहता है या फिर नाजी के साथ मिलकर एक देश हो जाए। एक नेशनल वोट करा जाए इस चीज़ को लेकर। जैसे ही ये नेशनल वोट की खबर पता चलती है हिटलर को, हिटलर तुरंत अपनी आर्मी को ले जाकर मार्च कर देता है कि वेना में राइट्स होने लग रहे हैं, दंगे हो रहे हैं और कम्युनिस्ट लोग इन दंगों के पीछे रेस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए ऑस्ट्रिया की सरकार ने हमारी आर्मी बुलाई है ताकि हम देश की रक्षा कर सकें। अगले ही दिन ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता है और ऑस्ट्रिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहता। बिना किसी खून खराबे के ये इन्वेजन सक्सेसफुल रहता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि इस वक्त ऑस्ट्रिया में बहुत से ऐसे लोग थे जो हिटलर के फेवर में थे एक्चुअली में, क्योंकि वो भी प्रोपोगेंडा का शिकार बने हुए थे। उन्हें लगता था कि हिटलर का इन्वेजन एक अच्छी चीज़ है, देश सुपर पावर बन जाएगा। इस तरीके से ऑस्ट्रिया पर कब्जा जमाने के बाद हिटलर की नज़र जाती है अगले देश पर, चेकोस्लोवाकिया। अब चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर पर एक रीजन था सुदेटेनलैंड करके। यहाँ जो रहने वाले लोग थे उनमें से करीब 30 लाख लोग
जर्मन से। हिटलर इस पॉइंट को एज एन एक्सक्यूज करता है, ये कहते हुए ये वाला जो रीज़न है ये तो फॉर श्योर हमारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जर्मन रहते हैं, यहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलेन की। ये किसी भी हालत में एक और वॉर नहीं चाहते थे। इन्हें लगता था कि चलो हिटलर जो मांग रहा है उसे दे देते हैं तो शांत बैठा रहेगा, वॉर नहीं होगी। इस रीज़न से सितंबर 1938 में एक म्यूनिक एग्रीमेंट साइन करी जाती है। The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. इसके तहत ये जो सुडेटनलैंड का रीजन था ये जर्मनी को दे दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ हिटलर प्रॉमिस करे कि कोई वॉर नहीं होगी। अब हिटलर खुशी खुशी चेकोस्लोवाकिया के इस टुकड़े को अपने पास ले लेता है, लेकिन एक साल भी नहीं लगता इस म्यूनिक एग्रीमेंट को तोड़ने में। मार्च 1939 हिटलर अपनी आर्मी को ले जाकर बचे हुए चेकोस्लोवाकिया को इन्वाइट करता है। पहली बार यहाँ पर थोड़ी लड़ाई होती है, लेकिन बड़ी ही आसानी से जर्मन आर्मी इसे जीत जाती है और देश को दो में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक जर्मन टेरिटरी में इंक्लूड कर लिया जाता है, एक हिस्सा देश का, और दूसरा एक नाजी क्लाइंट स्टेट बनाई जाती है, एक पपेट सरकार बनाई जाती है स्लोविक रिपब्लिक नाम से। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चैम्बरलेन को बहुत क्रिटिज्म झेलना पड़ता है। इसकी वजह से विंस्टन चर्चिल ने बड़े फेमसली कहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यू आर गिवन द चॉइस बिटवीन वॉर एंड डिसऑनर, यू चूज डिसऑनर एंड यू विल हैव वॉर। हिटलर की नज़र अब अगले देश पर पड़ती है जो कि है पोलैंड का देश। पोलैंड पर कब्जा जमाने के लिए हिटलर बड़ी चालाकी से सोवियत यूनियन के साथ एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करता है साल 1939 में। ऊपर से देखकर लगेगा कि हिटलर तो सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट से नफरत करता था, ये कैसे कर लिया? इसके पीछे सिर्फ वजह थी पोलैंड को इन्वेड करना। सोवियत यूनियन भी पोलैंड का हिस्सा चाहता था, तो इस सिचुएशन में दोनों देशों के इंटरेस्ट एक दूसरे से मिलते थे। 1 सितंबर 1939 करीब 10 लाख जर्मन ट्रूप्स पोलैंड की तरफ चलने लगते हैं। ये प्लान कर रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों से हमला किया जाएगा। इस समय पर बाकी देश देखकर हैरान रह जाते हैं। यूके और फ्रांस को लगता है ये तो अब हद पार हो रही है। अगर इस तरीके से हिटलर एक के बाद एक देश पर कब्जा करता गया तो अगला नंबर हमारा भी आएगा। दुनिया का क्या होगा, हम और टॉलरेट नहीं कर सकते। यूके एक अल्टीमेटम देता है हिटलर को, पोलैंड पर इन्वेजन किया तो यहाँ पर हम वार डिक्लेयर कर देंगे जर्मनी के अगेन। हिटलर इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर देता है, जिसके चलते यूके ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है जर्मनी के अगेंस्ट वॉर। इसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा भी वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पर। यूके के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन अनाउंसमेंट में ब्रॉडकास्ट करते हैं रेडियो पर, A state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received and that consequently this country is at war with Germany. लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ टाइम था दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड वार 2 एक्चुअली में शुरू नहीं हुई थी। इस पीरियड को फूनी वॉर करके पुकारा जाता है। फूनी वॉर मतलब ऐसे ही झूठ मूठ की वॉर कहने के लिए इन सारे देशों ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन इनमें से किसी भी देश ने पोलैंड को मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया। और पोलैंड की अपनी आर्मी बहुत ओल्ड फैशन थी, ये अभी भी घोड़ों का इस्तेमाल करते थे अपनी आर्मी में। जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी के सामने ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाए और ना ही ब्रिटेन ना ही फ्रांस इन्हें बचाने आ पाए। करीब 13 लाख लोग पोलैंड की तरफ से मोबिलाइज हुए थे, लेकिन एक हफ्ता भी नहीं लगा जर्मन आर्मी को इन्हें हराने में। 8 सितंबर 1939 जर्मन ट्रूप्स पोलैंड पर कब्जा जमा लेते हैं। यहाँ मेंशन करना बनता है दोस्तों हिटलर की रेवोल्यूशनरी वॉरफेयर स्ट्रेटजी के बारे में, जिसे बिल्सक्रीग कहा जाता था। इसकी हेल्प से हिटलर ने काफ़ी देशों को सक्सेसफुली इन्वेड किया। ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी जिसमें स्पीड और स्टेल्थ पर फोकस किया जाता था। इतनी तेज़ी से हम दूसरे के देशों में इन्वेड करेंगे टैंकों का इस्तेमाल करके कि दूसरों को मौका ही नहीं मिल पाएगा सोचने का।
फिर ऊपर से हमारी एयरफोर्स आएगी जिसे लुफ्टवैफ कहा जाता था, और इन्वेजन जो है वो एक लाइटनिंग स्पीड से होगा। बिल्ज शब्द का मतलब जर्मनी में लाइटनिंग होता है। हिटलर का फोकस था छोटी से छोटी वॉर लड़ी जाए, ऐसी वॉर लड़े वो जो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, एक हफ्ता भी नहीं लगे। इस ब्लिट्जक्रीग को मेंटेन करने के लिए जर्मन सोल्जर्स को ड्रग्स भी दिए जाते थे। सही सुना आपने, पैरविटीन नाम का एक ड्रग्स भी बड़ा कॉमन था, जिसे आज के दिन हम क्रिस्टल मैथ नाम से जानते हैं। Confidential military communiques reveal the Allies suspected the Nazis were using something to supercharge their troops, but they had no idea what it was. इस ड्रग्स को जब लिया जाएगा तो आपकी जो थकान होती है वो दूर हो जाती है, रात को आपको सोने की ज़रूरत नहीं, आपकी भूख प्यास कम हो जाती है, दर्द कम लगने लगता है और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। ऐसे ड्रग्स सोल्जर को देना बहुत ही एडवांटेज प्रूफ हुआ। हालांकि उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत यूज़फुल रहा। दूसरी तरफ के सोल्जर्स जब रात को सोने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन जर्मन सोल्जर्स दिन रात एक करके 2-3 दिन में ही काम निपटा सकते हैं। आगे आप कहानी में देखोगे कि ब्लिट्जक्रीग मिलिट्री स्ट्रेटजी कितनी सक्सेसफुल प्रूव होती है जर्मनी के लिए। पोलैंड पर वापस आए तो पोलैंड को न सिर्फ हिटलर के द्वारा इन्वेड किया जाता है, बल्कि दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन भी इन्वेड करता है। हार के बाद पोलैंड को 2 में पार्टीशन कर दिया जाता है। आधा हिस्सा नाजी जर्मनी के पास गया, बाकी आधा सोवियत के पास। सोवियत अपना लॉजिक देता है कि रशियन रेवोल्यूशन से पहले ये एरिया जो था वो एक्चुअली में सोवियत का ही था, इसलिए उसे डिजर्व करते हैं। लेकिन सोवियत के पर्सपेक्टिव से एक और देश था जो 1917 से पहले रशियन एम्पायर का हिस्सा था। ये देश था फिनलैंड। स्टालिन को डर था कि जर्मनी अब फिनलैंड को इन्वेड करेगा, और स्टालिन हिटलर पर इतना ट्रस्ट नहीं करता था। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हम दोनों को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।